टुडे हम व्याकरण के उस भाग पर चर्चा करेंगे जो भाषा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उस शीर्षक का नाम है संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, लेकिन व्याकरणिक तौर पर इसका परिभाषा कुछ इस तरह बनेगा: दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात संधि से तात्पर्य केवल इतना नहीं कि आपसी मेल हो, मेल के साथ साथ जहां पर परिवर्तन हो वही संधि का उदाहरण होता है। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे सिद्ध करते हैं। रमा जोड़ ईश, ये दो अलग अलग शब्दांश हैं, रमा और ईश। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी और ईश का अर्थ होता है स्वामी। अब हम देखेंगे इसमें परिवर्तन क्या हो रहा, मेल किसका हो रहा। तो यहाँ रमा शब्द में अंतिम जो वर्ण है वह बड़ा आ है और ईश में प्रथम जो वर्ण है वह बड़ा ई है। तो आ और ई दोनों के मेल से ए शब्द का, ए वर्ण का निर्माण होता है और तब ये शब्द बनेगा रमेश। विच्छेद करते समय हमें विशेषकर ये ध्यान देना होगा कि किसी शब्द को ऐसे दो भागों में बांटे जिसका दोनों का अलग अलग अर्थ हो। इसी को हम और तरह से बांट सकते थे, रम जोड़ एस, रमा जोड़ सा, लेकिन वो गलत होता। जब तक वो सार्थक ना हो ग्रुप तब तक सही रूप में उसका विच्छेद नहीं माना जाता। तो रमा का आ लेंगे और ईश का ई, दोनों मिल करके आ प्लस ई बराबर ए बनेगा और सब बन जाएगा रमेश। उसी तरह दूसरा है अमरेंद्र, अमर प्लस इंद्र, और अमर में रा में हर्षवा है और इंद्र का प्रथम स्वर है, वर्ण है ई। आ और ई मिलकर के यहाँ भी ए का निर्माण होता है और तब संपूर्ण शब्द वाक्य का बन गया अमरेंद्र। बच्चों, हम जानेंगे कि संधि को अलग अलग कितने भागों में बांटते हैं। तो संधि को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि कहाँ होती है, विसर्ग संधि कहाँ होती है और व्यंजन संधि कहाँ होती है। तो सबसे पहले स्वर संधि में जैसे एग्जांपल आपका दिया गया रमा जोड़ ईश वाला, ये स्वर संधि का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि रमा का जो अंतिम वर्ण है आ वो भी स्वर है और ईश का जो पहला वर्ण है बड़ी ई वह भी स्वर। जहां दो स्वरों का आपसी मेल हो, स्वर के साथ स्वर मिलने से नया स्वर बनता है, वहां स्वर संधि होती है। ये स्वर संधि, और जैसे इसका एग्जांपल विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय अलग अलग दो ये सार्थक शब्द है और विद्या का अंतिम शब्द, अंतिम जो वर्ण है वो बड़ा आ है, स्वर है, और आलय का प्रथम आ जो है वो भी स्वर है। तो दोनों आ के मिलने के बाद दीर्घ आ बन जाएगा और शब्द बनेगा विद्यालय। उसी तरह नव प्लस उदय, नव व में जो आ है वह स्वर है और उदय का जो ऊ है वो भी स्वर है। दोनों आ और ऊ मिलकर के यहाँ पर बनेंगे ओ, तब बन जाएगा आपका नवोदय। तो इस तरह से आपने देखा स्वर संधि वहां होती है जहां पहले शब्द का अंतिम वो भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम जो वर्ण हो वो भी स्वर हो। स्वर के साथ स्वर का मेल हो वहां स्वर संधि होती है। अब आइए दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी 2 अलग अलग स्टेज हैं। व्यंजन संधि वहां होती है जहां व्यंजन के साथ व्यंजन मिलकर नए व्यंजन का निर्माण होता है।
जहाँ दूसरा स्टेप है कि जहाँ व्यंजन के साथ स्वर मिलता हो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। दोनों का उदाहरण देखिए इस प्रकार है, सत जोड़ जन। सत में ता व्यंजन है और जन का जा भी व्यंजन है, और जा के योग में आने से ता जा के रूप में बदल जाता है, तो बन जाएगा शब्द आपका सज्जन, अच्छा व्यक्ति, अच्छा। और दूसरा इसी तरह ये व्यंजन प्लस व्यंजन का उदाहरण हुआ। दूसरा आपका है जगत प्लस ईश। जगत में ता व्यंजन है और ईश का ई स्वर है, तो ता के बाद यहां स्वर आया है, इसलिए ता अपने ही ग्रुप में तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में बदल जाएगा, तब शब्द बन जाएगा आपका जगदीश, संसार का जो मालिक है। स्वर में स्वर के साथ स्वर मिलता है। व्यंजन में दो स्टेज हुए, व्यंजन प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर। तो व्यंजन प्लस व्यंजन का उदाहरण हुआ सत जोड़ जन सज्जन, और व्यंजन प्लस स्वर का उदाहरण हुआ जगत प्लस ईश अर्थात जगदीश। आइए बच्चों हम देखते हैं तीसरा जो भेद है संधि का, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी दो तरह के स्टेज हैं, जहां विसर्ग के बाद व्यंजन आए और दूसरा स्टेज है विसर्ग के बाद स्वर आए। तो जब उसमें परिवर्तन विसर्ग में होगा वहां पर विसर्ग संधि होगी मन प्लस रथ। मन यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, और रा उसके बाद व्यंजन है। उस नियम से यहाँ जो विसर्ग है ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब आपका बन जाएगा मनो प्लस रथ बराबर मनोरथ। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अतः प्लस एव। अतः यहाँ विसर्ग के बाद ए स्वर आया हुआ है, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है, और अंत में अत और एव एक में मिल जाते हैं, तब बन जाएगा अतः प्लस एव बराबर अतएव। बच्चों आपने देखा कि यहाँ संधि के अलग अलग तीन भाग है, लेकिन कक्षा एकादश और कक्षा द्वादश में हमें सिर्फ स्वर संधि के भेद को ही पढ़ना है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्वर संधि के भेदों पर। हाँ बच्चों, अब हम स्वर संधि के अंतर्गत उनके भेदों के बारे में देखेंगे कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया। और कक्षा एकादश और द्वादश में यही केवल स्वर संधि आपके पाठ्यक्रम में है, तो हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि इसके बारे में देखेंगे। इसकी परिभाषा यूं जानिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर वर्ण आए तो परस्पर दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री आदेश होता है। अब यहाँ पर आपको मैंने जैसे मैथमेटिक्स में आप अलग अलग प्लस माइनस या समीकरण बनाते हैं, उसी पैटर्न पर एकदम मैथमेटिकल टर्म से है। तो किस तरह से पहला फार्मूला हम लेंगे आ इंटू आ प्लस आ इंटू आ इक्वल टू आ। कैसे बनेगा इसका देख लीजिए। हम देख सकते हैं यहाँ छोटा आ को बड़े आ से मिलाएंगे और बड़े आ को छोटे आ से मिला लेंगे, फिर छोटा आ और छोटा आ, बड़ा आ और बड़ा। हर फार्मूले को हम चार भागों में अलग अलग बांट सकते हैं और उसी के उदाहरण के द्वारा हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग चार भागों में बांट के आपको बताते हैं। देखिए पहला है छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा।
तीसरा टर्म बनेगा छोटा आ प्लस बड़ा आ, और चौथा बनेगा बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर दीर्घ आ। अब इस तरह का उदाहरण हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे इनके भेद से वो बनता है। जैसे शब्द है आपका मध्यावकाश, इसके लिए बनेगा विद्यालय। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका छोटा आ प्लस बड़ा आ का पुस्तकालय। और चौथा बनेगा आपका विद्यार्थी। बच्चों ये मैं आपको एकदम मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेटेड आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे बनाएंगे एकदम इसी फार्मूले पर सिद्ध करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने मध्यावकाश का लेंगे। यहां देखिए शब्द हमने लिख दिया मध्यावकाश। अब इसको हमें दो सार्थक भागों में बांटना है, दो अलग अलग सार्थक ग्रुप में बांटना है। तो बनेगा मध्य प्लस अवकाश। अब इसमें तीसरे स्टेप पर क्या करेंगे, पहले ग्रुप का पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको अलग करेंगे और दूसरे ग्रुप का जो पहला वर्ण है उसको अलग करेंगे। और जब व्यंजन में से स्वर अलग करेंगे तो व्यंजन के नीचे एक छोटा सा ये निशान लगता है जिसे हम हल के नाम से जानते हैं। ये आपका मध्य प्लस आ प्लस वकाश ऐसे बना। अब अंडरलाइन कर दिया हमने बीच का आ प्लस आ। यहां फार्मूले में आप देखिए आ प्लस आ इक्वल टू आ, दीर्घ आ बन रहा है। सेम सिचुएशन इज आल्सो हियर। और यहां भी इसको अंडरलाइन करके हमने दीर्घ आ लिख दिया और ऊपर जैसे है वैसे उतार दिया मध्य और यहां आ एक में जोड़ दिया। क्यों जोड़ेंगे उसका कारण भी समझिए। यह व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह शब्द बन जाएगा मध्या प्लस वकाश और इसी को एक में जोड़ देंगे बन गया मध्यावकाश। तो इसी तरह आप इसका भी देखिए विद्यालय, इसको अलग अलग किया हमने। विद्यालय को करेंगे तो बनेगा विद्या प्लस आलय। विद्या का आलय बने घर। अब फिर हम देखेंगे विद्या के अंत में बड़ा आ है और आलय के शुरू में भी दीर्घ आ है। दोनों आ का मेल यहां इसका एग्जांपल बनेगा ये दीर्घा प्लस दीर्घा इक्वल टू दीर्घा। तो विद्यालय को हम लेंगे ठीक इसी तरह बनेगा। बस केवल ध्यान रखना है कि जो स्वर जहां पर जिस रूप में हो नीचे आपको व्यंजन से अलग करते समय वही रूप लिखना पड़ेगा। जैसे आपने मध्यावकाश में देखा। अब आपको यहां हम समझा देते हैं विद्यालय का भी। विद्यालय ये बन जाएगा विद्या प्लस आलय। अब इसको थोड़े में शॉर्टकट मेथड से हम देखें तो विद्या का आ ले लिया, आलय का आ ले लिया, दोनों को एक मिला दिया, दीर्घा बन गया। यहां बन गया विद्य प्लस आ प्लस लय। पहले आ को इस वाले ग्रुप में जोड़ देंगे विद्या और तब हो जाएगा आगे लय। एक में करेंगे तो शब्द बन गया विद्यालय। उसी तरह से पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक के का में ह्रस्व है और आलय के शुरुआत में दीर्घा। ह्रस्व प्लस दीर्घा दोनों का मेल बनता है दीर्घा। तो पुस्तक जोड़ आलय बड़ा पुस्तकालय। पैटर्न सेम आपका मध्यावकाश और विद्यालय जैसा ही होगा। अंतिम है इसका आपका बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा। शब्द बनता है विद्यार्थी। विद्यार्थी जो विद्या का इच्छुक हो, विद्या का चाहने वाला हो, उसे विद्यार्थी कहते हैं।
तो विद्या में बड़ा है लास्ट में और अर्थी के शुरू में छोटा है, दोनों का मेल एक में होगा तो दीर्घा बनेगा और तब आपका बन जाएगा शब्द विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्या का इच्छुक आपने देखा। अभी केवल हमने दीर्घ संधि में आ का एग्जाम्पल आपको दिया, इसी तरह ई का और ऊ का बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि दीर्घ संधि का पहला स्टेप आपको आ इंटू आ प्लस आ इंटू आ इक्वल टू आ, ये हो गया। अब दूसरा हम बताएंगे आपको ई इंटू ई प्लस ई इंटू ई बराबर दीर्घ ई। इसको भी हम चार तरह से मिला सकते हैं। ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। चार तरह से इसको हम बना सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए एग्जांपल देख लीजिए। पहला शब्द इसका एग्जांपल लेंगे हम ई प्लस ई का नदीश। नदीश को हम दो भागों में बांटेंगे, नदी प्लस ईश। बच्चों नदीश समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नदी का जो ईश माने स्वामी है। नदियां प्रवाहित होते हुए निरंतर अपने गंतव्य अपने प्रियतम समुद्र से ही मिलने के लिए अहर्निश गमन करते हैं। आइए नदी प्लस ईश। अब इसमें नदी का अंतिम निकालेंगे और ईश का प्रथम निकालेंगे। ये इस तरह से बन गया नद प्लस दीर्घ ई आर प्लस दीर्घ ई प्लस सा। दोनों को अंडरलाइन किया ई प्लस ई को और यहां से एग्जांपल लिया दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बन गया। यहां पर दीर्घ ई और यह नद प्लस दीर्घ ई प्लस सा, एक में मिला दिया दा में दीर्घ ई नदी, नदी प्लस सा और अंत में हो गया इसका रिजल्ट आपका नदीस। क्लियर? अब आप इसी तरह देखिए ई प्लस ई का दूसरा एग्जांपल, इसमें दोनों दीर्घ था, इसमें मुनि प्लस ईश, छोटी ई प्लस बड़ी ई का एग्जांपल है। ये बनेगा मुनि प्लस ईश। इसमें से निकलेगा मुनि ना में से छोटी और ईश में से बड़ी बचा सा। फिर दोनों को हमने अंडरलाइन किया। अब यहां देखेंगे इस फार्मूले के अनुसार कि छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई और तब बन गया आपका ये मुन प्लस बड़ी प्लस सा। इस दोनों को मिला दिया मुनि प्लस सा हो गया मुनीश। बच्चों ये दोनों एग्जांपल आपका ई प्लस ई के। अब आइए तीसरा और चौथे का एक एग्जांपल आपके सामने रखेंगे और इसमें है ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ। तो इसका एग्जांपल है साधु प्लस उपदेश, साधु का उपदेश और इसमें धा में छोटा हुआ है और उपदेश में भी छोटा हुआ। अब फार्मूले के अनुसार देखिए आप यहां पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ और बचा जो ऊपर का उसको जो करते हैं उतार लीजिए। अब ऊ को धा में मिलाएंगे। आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी कि ऊ को धा में क्यों मिलाएंगे, क्योंकि धा व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, इसीलिए मिलाएंगे। तो धा में वो मिलाएंगे, बन गया साधु प्लस पदेश और एक में मिला दिया तो बन गया साधु उपदेश। अब इसका अंतिम एग्जांपल आपका री का। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत में तो बड़ी री वाले शब्द आपको मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में बड़ी री जिसमें लगा हो, दो बार टेढ़ा किया गया हो, ऐसा वर्ण नहीं मिलता। लेकिन री प्लस री बराबर री होता है
इसका एग्जाम्पल आपको समझाना है। तो संस्कृत में तो बड़ी री लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ छोटी री से काम चलाते हैं। और वो देखिए पितृण, पितृ प्लस ऋण, पिता का कर्जा को पितृण कहते हैं। पितृण, मातृण, भ्रातृण, ये इसके एग्जाम्पल है। तो पितृ को में से री अलग करेंगे, पित प्लस री, और ऋण में से भी री निकाल लिया, क्या बचा अड़ा। दोनों री को हमने अंडरलाइन किया और यहाँ फॉर्मूले से देखा कि री प्लस री बराबर दीर्घ री बन गया। यहाँ पर दीर्घ री मैंने 2 बार इसको टेढ़ा किया और ये हो गया पित। अब चूंकि री स्वर है, ताम व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाएगा, इसलिए हम री को ता में मिला देंगे तो बन जाएगा पितृ प्लस अड़ा। एक में मिलाया तो बन गया ऐसे। लेकिन बच्चों संस्कृत में तो चलता है, हिंदी में इसका रूप एक ही बार से ऐसे यही लिखा जाता है। अब आपने देखा अभी 4 भेदों में से 5 भेदों में से दीर्घ संधि के ये चंद उदाहरण, जिससे आपको ये समझने का मौका मिला कि यदि हरस्व आ, हरस्व ई, हरस्व ऊ और हरस्व री के बाद कोई भी समान स्वर वर्ण आ, ई, ऊ, री आता है तो परस्पर दोनों मिल करके दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ और दीर्घ री का निर्माण करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे सावधानी से मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और मैथमेटिक्स की तरह इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने फार्मूला सीख लिया, बनाने की विधि सीख लिया, स्वर से व्यंजन को अलग करना सीख लिया, दोनों के मेल का क्या स्वरूप बनता है ये सीख लिया, तो आपको रटने वाली विद्या से अपने आप को अलग करना होगा। और मैथमेटिक्स की तरह आप कैलकुलेटेड इसको लिख सकते हैं और परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।